सर हमारे पूरे पंचायत में हम एक NITian है। तो समझ सकते हैं कि अब सोचिए कि उस गांव का माहौल कैसा रहा होगा कि जिस गांव का पहला NITian, मतलब सोचिए गांव का जब नाम रखा गया होगा तो कितने वर्ष हो गए। मेरे घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, पर मेरे पापा इतना सपोर्टिव थे और मम्मी भी कि भले वो मुझे अच्छे कपड़े हर साल ना ला के दे या फिर अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए ना दें, लेकिन कोई भी अच्छी बुक होती है, मतलब अच्छी शिक्षा के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सब मुझे वो कैसे भी पूरा किए। तो हमारे पापा का था कि शुरू से ही शिक्षा पर बहुत अत्यधिक फोकस किए थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि इस हम लोग को गरीबी से बाहर निकलने का शिक्षा एकमात्र उपाय है। ना आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, ना आपके पास बिजनेस है। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी मेरे साथ मेरे प्रिय और पारिवारिक स्टूडेंट आशुतोष सिन्हा हैं, जो कि NIT पटना से हैं, और ये आदित्य है, ये भी NIT पटना से है। दोनों लोगों का सिविल ब्रांच है। और इन लोगों को आप बहुत पहले जो है वीडियो के माध्यम से जब इनके रिजल्ट हुए थे JEE मेन में बेहतर स्कोर लाकर, जब इनका NIT कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो कुछ लोग रूबरू हुए थे, लेकिन समय के साथ जब अनुभव बढ़ता है तो बच्चों सबका ज्ञान भी बढ़ता है। और जिस कड़ी मेहनत ऊंची सोच के साथ आशुतोष और इसका भाई जो है अभिषेक अभी IIT रुड़की में है, उससे भी आप लोगों को मुलाकात हुआ ही है, और फिर जब समय मिलेगा तो मुलाकात में कराऊंगा, कि जिस घर में कभी बहुत आर्थिक दिक्कतें रही, कि जहां पर 8,000 10,000 रुपया पिताजी की मंथली इनकम हो, और ये दोनों बच्चे ये मोकामा के रहने वाले हैं और ये कोचस के हैं, बिहार राज्य के रोहतास जिला में है, और बहुत बड़ी कंपनी L&T में इन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। और अभी ट्रेनिंग में ही इस कम उम्र में इन लोगों का 8.5 लाख का पैकेज जो है इन लोगों का स्टार्टिंग से ही मिलने जा रहा है, जिसके ऑफर आ चुके हैं, और उसके साथ अदर फैसिलिटीज भी बहुत सारे हैं। तो समझिए कि जहां पर घरेलू जब इनकम के सोर्सेज बहुत कम रहते हैं, आज भी इनके पिताजी माताजी जो है फैमिली जो है किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन ये बच्चों को हम कई बार बोलते हैं कि जब बच्चे सफल होते हैं तो मैं खास करके ये बोलता हूं कि उसकी सफलता का सारा श्रेय उसके माता पिता उसके पेरेंट्स को जाता है। ठीक है, हम लोगों ने IIT के लिए कोचिंग कराया, लेकिन मैं इन लोगों को ये हमेशा से बोलता हूं कि नर्सरी 1, 2 और 10th के टीचरों से जाकर जरूर मिलना चाहिए, सबके आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी तुम्हारे गांव में बुजुर्ग रहे हैं, जो तुम्हें बचपन में बहुत प्यार करते थे, ये उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और ये बच्चे करते भी। तो बहुत सारे बिंदु पर इनसे बात करेंगे, और पहले तो इन लोगों के लिए सैल्यूट है कि ये बच्चे आज बहुत बड़ी कंपनी में इनका प्लेसमेंट हुआ और लाखों का भी वेतन पाने जा रहे हैं। लेकिन और बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे जिनको आर्थिक दिक्कत भी रहते हैं, या बहुत सारे बिंदु हैं जो जीवन से हार मान जाते हैं। तो एक एक करके एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला तो सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है, मैं कई जगहों पर इस बिंदु पर बात किया भी हूं, बहुत सारे विद्वान लोगों से भी, लेकिन बच्चों से भी मैं जानना चाहूंगा कि जो आज के आधुनिक युग में जो बच्चे थोड़े से जो भी उनका जीवन का लक्ष्य होता होगा उसमें थोड़ा सा मार्क्स कम आ जाते हैं, या उनको उसका गोल नहीं मिलता है, और कुछ ऐसी घटनाएं आपको देश में खास करके IIT वाले बच्चे NIT वाले बच्चे जो कोटा दिल्ली या कहीं भी देश के कोने में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे अखबार के माध्यम से ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि जो बच्चे अपने खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जीवन कितने अनमोल हैं, उनके माता पिता पर क्या कष्ट बीतेगा, और क्या जीवन का एक ही लक्ष्य हो सकता है कि
वह पूरा नहीं हुआ तो ईश्वर आपसे कुछ और अच्छा कराने जा रहे होंगे, तो उन पर आप लोगों का क्या विचार है? First of all, thank you sir for giving me the opportunity to sit here and say something. देखिए आईआईटी निकालना या आईआईटी निकालना एक स्टीम पोजीशन जैसा है, निकालना बहुत प्राउड की बात है। आप खुश होते हैं, आपके घर वाले खुश होते हैं, आपके लोकेलिटी में लोग खुश होते हैं। नो डाउट ये कम उम्र में क्रैक करने वाली सबसे अच्छी एग्ज़ाम में से एक माना जाता है। तो निकालने के बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन जिनसे नहीं हो पाता है तो उन्हें ये मानना है कि ठीक है ये स्टीम पोजीशन है, पर ये तुम्हारा एंडिंग पोजीशन नहीं है, इसके बाद भी लाइफ है। जरूरी नहीं कि आईआईटी नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो भी बच्चे ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर फिर भी वो आज कहीं ना कहीं बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि अगर आईआईटी नहीं निकला या 19 निकला तो मतलब आगे लाइफ ही खत्म है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मतलब ये बहुत गलत स्टेप है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट पहले तो रखिए कि मेरा होगा, और यदि नहीं भी होता है तो उसके बाद भी बहुत सारे वैरायटीज़ है। आप लोग साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग एनडीए में जा सकते हैं, सीडीएस में जा सकते हैं, बैंकिंग्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टीम पोजीशन जहाँ से कि आप सोसाइटी का अच्छा कल्याण कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे करते हैं वो ऐसा ना करें। और एक आदित्य आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोग जब बातों को रखिएगा कि जो बच्चे जो है बड़े शहर में पढ़ने आते हैं और कुछ बच्चे तो रियल में अच्छा करते हैं, वो सीरियस रहते भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो रियल में 10th तक गांव में पढ़ने में अच्छे होते हैं, या कुछ एवरेज हो जो भी हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े शहर में आते हैं पढ़ने के लिए और वो गलत रास्ते तय करने लगते हैं। गलत रास्ते का मतलब यह हुआ कि माता पिता कहीं पर भी देश के किसी भी कोचिंग्स में हो, स्कूल्स में हो, उन्होंने पैसा जमा कर दिया, लेकिन बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और रेगुलर क्लासेज नहीं आते हैं। आप लोग भी अपने बहुत सारे दोस्त को देखे भी होंगे, पिताजी से भी झूठ बोल देते हैं कि मुझे आज बुखार है, ये है, वो है, मतलब रेगुलर नहीं आते हैं, गलत रास्ते तय करने लगते हैं। यहाँ तक कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ बच्चे नशा भी करना चालू कर देते हैं। तो उन बच्चों को आप अपने माध्यम से, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से, जिस गरीब परिवार से आप आते हैं और वहां से आप एनआईटी पटना से बीटेक करना, और उसके बाद जहां पर खुद आप बताइएगा कि आपका पारिवारिक मंथली क्या आता है जिस परिवार का, लेकिन आप एक शिक्षा ही आपके पास एक ऐसा हथियार था कि जो इस कम उम्र में अभी स्टार्टिंग ट्रेनिंग में 8.5 लाख का पैकेज, 2-3 साल के बाद तो पता चलेगा कि 25-30 लाख से ऊपर हो जाएगा, और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जिस टाइप की एलएनटी कंपनी है या जो भी बड़ी लेवल की कंपनी, वो एक्सपोनेंशियल पैसे बढ़ाते हैं। तो उन बच्चों को क्या आप मैसेज दीजिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये सोचना चाहिए कि जिस हम आर्थिक परिस्थिति से आए हैं और हमारे गर्जीवन, हमारे माता पिता जो कष्ट काट कर, पेट काट कर हमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। जैसे हम अपना बात करें तो हमारे पूरे परिवार की मंथली इनकम 10,000 भी नहीं है, फिर भी हमको तो सर का मतलब माध्यम मिला, उसके फलस्वरूप हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको लाभ उठा लेना चाहिए, और अपने सच्चे इरादे से, मतलब ईमानदारी के साथ कोई भी काम करना चाहिए। और जो बच्चे आते हैं बाहर पढ़ने लिखने, जैसा बहुत हम लोग अखबार में सुनते हैं, चाहे हम लोग अपनी नज़रों से देखते हैं, तो वो लोग गलत संगत में आकर नशा वगैरह करने लगते हैं, या टाइम पास करते रहते हैं, हॉस्टल में सोए रह जाएंगे, क्लास नहीं करने जाएंगे, मूवी वगैरह देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे। तो ये करना उचित नहीं है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 2 साल। जो भी हम लोग जैसे 11th 12th करने जो भी बच्चे आते हैं, गांव से शहर आते हैं, उनके पास एक लिमिटेड टाइम है। तो उस लिमिटेड टाइम में आपको करना है। यदि नहीं कर पाइएगा तो आप लोग पीछे हो जाएं। और वही बात हो जाता है कि यदि घर पर से प्रेशर आने लगता है तो लोगों के मन में मेंटलिटी बन जाता है, तो कुछ बच्चे सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अपने आप से ईमानदार होना चाहिए कि हमारे गर्जीवन हमको किस लिए पढ़ा रहे हैं और किस उपेक्षा से पढ़ा रहे हैं। तो ये सब पर टिके रहना चाहिए, और अब निस्वार्थ खुद में ईमानदारी होना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में सुने हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है।
तो बचपन में क्यों बताया जाता है? तो उस पर विचार करके खुद से ईमानदार होना चाहिए, अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये अच्छी बात रहेगी। देखिए, इसने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा। सबसे बड़ी बात, सबका एक मूल इसने उत्तर दिया कि खुद से ईमानदार रहिए। क्योंकि किसी को भी पता ये चल जाता है कि ठीक है, आपने पिताजी माताजी से किसी से फोन पर बोल दिया कि मतलब आज क्लास नहीं गए हैं, तो कुछ ना कुछ बहाने बना दिए, लेकिन ये आपको पता तो अपने से चल रहा है कि आप ईमानदार खुद से है कि नहीं जी। और इन बच्चों के बारे में मैं आप लोगों को जो शुरू में बताया है कि इन बच्चों को रियल में एक सैल्यूट है, जिस फैमिली से आकर, और ये अभी तो इन लोगों का स्टार्टिंग है और कहीं ना कहीं ये लोग एक सोच भी इन लोगों का एक सोशल रहा है, शुरू से ही सोशल रहा है। तो ये एक आप एक प्लान बताइए आशुतोष, जैसे कि जब आप लोगों को भी हम पढ़ाते थे तो एक होता है कि भाई जब हमारे पास जैसे बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो जब एग्जाम के समय हम लोग मिलकर खूब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते थे। उस समय तो कोरोना पेंडेमिक का दौर भी चल रहा था, लेकिन फिर भी था कि ऑनलाइन ही हम लोग दिन रात मेहनत करते थे, आप अपना कर्म करते थे कि भाई हमारे पास शिक्षा एक ऐसा हथियार है। लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक उस दौर से बच्चे निकल चुके हैं, तो जिनको 2024 में अभी पेपर देने हैं, जनवरी में जेईई मेन का देना है, अप्रैल में भी बच्चे देंगे, लेकिन जो अच्छा करना चाहें अभी उनके पास 2.5-3 मंथ का समय है, तो उन बच्चों के लिए आप एक रोड मैप क्या देंगे कि मतलब वो बच्चे कम समय में अच्छे करें, और जो बच्चे हार मान चुके हैं कि यार नहीं अब मुझसे तो नहीं होगा, उनके लिए भी कुछ आप अपना एक मोटिवेशन दीजिए। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे उन बच्चों को जो कि इस बार 2024 का पेपर देंगे, और उनमें भी उन बच्चों का जिनका सिलेबस लगभग 80-90% हो गया या उससे ज़्यादा हो गया है। तो जिनका भी सिलेबस 80% से ऊपर हो गया है, वो अब वीडियो लेक्चर्स ना देखें, वो अब रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें, मॉक टेस्ट दें। तो अगर वीडियो देखना है तो टॉपिक वाइज वीडियो देखें, सब्जेक्ट वाइज नहीं कि मतलब अगर कोई चैप्टर पूरा छूट गया तो पूरा चैप्टर करने बैठे हैं, वो नहीं करना है। टॉपिक में अगर लगता है कि हाँ ये टॉपिक मतलब छूट गया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक पे वीडियो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पे फोकस हम ना करें। लेक्चर्स या फिर जो क्लासेस जा रहे हैं, मतलब क्लासेस तो अब लगभग अगर चलती है तो क्लासेस जाना है, लेकिन जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो वीडियोस वगैरह ना देखें। अब सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और रिवीजन करें और देखें कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं उन बच्चों पे जिनका सिलेबस अभी 50% हुआ होगा। ऐसे भी बच्चे होंगे, तो जिनका 50% हुआ है वो ट्राई करे कि विद इन नवंबर या दिसंबर हाफ होते होते सिलेबस मतलब और कुछ कर ले, 1-2 चैप्टर, जितना जल्दी हो सकता है 2 चैप्टर 3 चैप्टर कर ले, और फिर उतना पे ही रिवीजन करे, उतना का ही टेस्ट दे और उतने के बेसिस पे एग्जाम में बैठे। क्योंकि ये तो बिल्कुल सच बात है कि अगर आप अब 2 महीने 2.5 महीने में तो पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, जिनका 50% से या कम उनसे बचा हुआ है, तो वो बेकार होगा कि पूरा पढ़ तो लेंगे, लेकिन होता है ना कि मतलब आता सब था पर एग्जाम में कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि जितना मैं तो बस यही बात जानता हूँ कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप 2 घंटे रिवीजन के लिए भी दें, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और सब खत्म कर देना ही पढ़ना नहीं होता है। 2 घंटे पढ़े तो 2 घंटा रिवीजन दे। जितना वेटेज पढ़ने का होना चाहिए उतना ही वेटेज रिवीजन का होना चाहिए, और ये तकनीक शुरू से होना चाहिए, स्टार्टिंग से ही। तो जो भी और बचा जो कि मतलब जिनका सिलेबस भी कुछ हुआ ही नहीं, कोई भी कारण हो, जिनका अगर तबीयत खराब था तो वो सिलेबस नहीं कर पाए या फिर घर पे रह गया या कोई भी तकनीक दिक्कत जिनको भी लगा, वो क्या करे कि अभी सोच ले कि मेरे से जेईई मेंस होगा नहीं, फिर अगर उनको देने का मन है तो वो दे सकते हैं खुद में कि नापने के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ताकि एक आपको इन्वायरमेंट पता चले। क्योंकि एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद भी एक मन में डर रहता है कि अरे इतना भीड़ है, उसमें इतना लोग का ही होगा, मेरा हो पाएगा कि नहीं। तो वो ये सब चीज़ पता चलता है जब एग्जाम सेंटर पे लोग बाहर पहुंचते हैं, जब लाइन में लगे रहते तो वो भी फॉर्म भर के देखें। और अगला साल भी ड्रॉप लेने के बाद भी कोई पीछे, देखिए पीछे वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता कि हम पीछे हो जाएंगे। अगर एक बार आप अगले साल भी अगर आईटी पहुंच गए तो आप जो बच्चे नहीं पहुंच पाए उनसे बहुत आगे हैं। तो जिनका सिलेबस 10% या 15% हुआ है वो अगले साल का सोचे और अभी से ही मेहनत करते रहें। और जो अभी 11th में है मैं उनको ये बोलूँगा कि आप लोग लेक्चर्स देखें, क्लासेस जाएं, अपना कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर रखें और पूरा प्रैक्टिस करें और रिवीजन अभी से करते चले, कि ऐसा ना हो कि पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो एट द एंड आपको लगे कि यार मैं पढ़ तो सब लिया हूं लेकिन मुझे आता कुछ ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बस मैं फिर से बोलूंगा कि रिवीजन नहीं रहता है तो कुछ नहीं आता है। पढ़ता तो सब कोई है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रिवीजन करता है। तो रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दे, 11th के बच्चे भी और 12th के बच्चे भी। देखिए जो बच्चे पेपर देने वाले हैं
क्योंकि हम लोग तो क्लास में बताते रहते हैं, लेकिन जो सक्सेस बच्चे होते हैं वो जब बताते हैं कि किस टाइप से प्रैक्टिस करना है तो उसको बच्चे को अमल करना चाहिए। और लास्ट में मैं बस यही आप लोगों से बस पूछूंगा, क्योंकि हर कोई के सक्सेस में उसके माता पिता का, गुरुजन का बहुत योगदान रहता है, लेकिन कहीं कहीं जो माता पिता जी जैसा कहीं कहीं बहुत सारे प्रेशर भी आते हैं। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है कि आप लोगों के माता पिता का कोई प्रेशर नहीं रहा और एक खुशनुमा घरेलू माहौल रहा और उनका सपोर्ट काफी रहा। लेकिन आप खुद बताइए कि आपके सक्सेस में अभी तक का, क्योंकि उस समय कोरोना की भी परेशानियां रहा, वर्ल्ड बेसिस पर भी रहा, तो माता पिता का जो घरेलू सपोर्ट था वो किस प्रकार से रहा? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता हर साल ना ला के दे या फिर अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए ना दें, लेकिन कोई भी अच्छी बुक होती है, मतलब अच्छी शिक्षा के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सब मुझे वो कैसे भी पूरा किए, क्योंकि उनका भी पता था कि उनको एजुकेशन का वैल्यू पता था कि एजुकेशन से क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरे पापा और मम्मी मतलब इतने अच्छा संस्कार भी दिए कि हाँ बेटा, मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है पढ़ लिए लेकिन थोड़ा सा होता है ना, मतलब अच्छा व्यवहारिक, क्योंकि किताबी गुण के साथ व्यवहारिक गुण भी बहुत अच्छा होता है। ये मुझे अपने माता पिता से ही मिला था। तो इसलिए पापा मम्मी बहुत सपोर्ट किए एजुकेशन में। और उसके बाद फिर हम जब 11-12 आए तो आर.के. श्रीवास्तव सर, बाकी जितना भी टीचर्स हैं, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इतना सपोर्ट किया कि आज मैं NIT पटना जा पाया। और मैं इन सब का श्रेय अपने माता पिता और सर फैमिली, पूजनीय दादाजी R.K. सिन्हा सर, आर.के. श्रीवास्तव सर, इन्हीं लोगों को देना चाहूँगा। आप अपने मम्मी पापा का, पिताजी शायद किसान है आपके? जी हाँ। और माता जी हाउसवाइफ हैं? जी। तो लाइफ में क्या सपोर्ट रहा माता पिताजी का? क्योंकि ये मैसेज इसलिए मैं और लोगों तक ये पहुंचाने चाहता हूं कि बच्चों के सक्सेस में उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि बच्चे कई बार लड़खड़ाते भी हैं, गिरते भी हैं, तो उसको उठाना, सपोर्ट करना माता पिता गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये नहीं है कि भाई ठीक है प्रेशर अलग विषय, मतलब ये तुमको करना है, लेकिन प्रेशर के साथ एक सपोर्ट होता है कि बेटा तुम अपने साइड से 100% दो, नहीं होगा तो बहुत सारे रास्ते। अब एक प्रेशर होता है कि नहीं तुमको करना है, कैसे नहीं होगा, उनका बच्चा कैसे कर गया, तुम्हारा कैसे नहीं होगा। तो ये लगेगा कि यार उस पर एक प्रेशर दे दिया गया, उनका बच्चा कर गया तुम्हारा। एक होता है कि बेटा तुम ईमानदारी से अपना 100% दो, ईश्वर जरूर मदद करेंगे, सक्सेस भी कर जाओगे, और नहीं भी हुआ तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो कैसा रहा आपके माता पिता का सपोर्ट? हम लोग उस जमाने से बिलोंग करते, जैसे आज के बच्चों को तो हर गांव बिजली उपलब्ध हो गया है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो उस टाइम बिजली का उतना माहौल नहीं था। उस टाइम किरोसिन का तेल से दिया जला के हम लोग पढ़ते थे। ये 1-2 मतलब उस दौर? हाँ, हमको याद है कि हम कक्षा 2 में थे तो 2 से 5 तक ऐसे ही माहौल था, गांव में हम रहते थे। तो उस टाइम पापा जिसे आता था एक टॉर्च वाला सेल आता था, उसको तार जोड़ जोड़ के एक लैंप बनाए थे कि जब भी लाइन आए एक बार चार्ज कर दो और रात में पढ़ो। तो हमारे पापा का था कि शुरू से ही शिक्षा पर बहुत अत्यधिक फोकस किए थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि इस हम लोग को गरीबी से बाहर निकलने का शिक्षा एकमात्र उपाय है। ना आपके पास ज़्यादा जमीन है, ना आपके पास बिजनेस है कि आप लोग ना पढ़ कर कुछ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन शिक्षा ही एकमात्र हम लोग के पास साधन था। तो पापा शिक्षा पर हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। तो गांव में सबसे पहले पढ़े हम लोग, फिर जब हम 8वीं तक गांव में पढ़े, 9-10 का आया तो हाई स्कूल 5 किलोमीटर दूर था तो वहाँ एडमिशन कराए। तो माताजी का सपोर्ट वही था कि टाइम से हर चीज़ का बनाना, रेडी करना, हम लोग को वहाँ जाना। तुम्हारे गांव में NITian कितने हैं? हाँ सर, हमारे पूरे पंचायत में हम एक NITian है। अब समझ सकते हैं कि अब सोचिए कि उस गांव का माहौल कैसा रहा होगा कि जिस गांव का पहला NITian, मतलब सोचिए गांव का जब नाम रखा गया होगा तो कितने वर्ष हो गए होंगे। सोचिए एक राज्य को बनना कितने वर्ष हो जाते हैं और उस गांव का कितना, मतलब, लेकिन अब सोचिए कि फर्स्ट NITian है और ट्रेनिंग पीरियड में ही 8.5 लाख से एबव का पैकेज जो है, तो कहीं ना कहीं सैल्यूट है आपको
और अंत में एक एक शब्द जो है, जो अब जैसे आप तो आईआईटी ये सब के लिए बोले हो, जैसे जो बच्चे कुछ भी अपना लाइफ में जाना चाहते होंगे लेकिन 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 5 6 7 8 में होंगे, तो उन छोटे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? हम सभी के लिए ये संदेश देंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, कि मेहनत ही एक सहारा है आगे बढ़ने के लिए। तो निरंतर मेहनत जारी रखिए, मुझे मेहनत करिए और सही दिशा में करिए, क्योंकि मेहनत बहुत लोग करते हैं और चूक जाते हैं अपने रिजल्ट से, क्योंकि वो सही दिशा में नहीं करते हैं। तो क्योंकि हमारे लोग पढ़े होंगे जो 11 में कि फोर्स में क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स आपका रिलेवेंट तभी होगा जब आपके पास सही डायरेक्शन भी होगा। तो निरंतर मेहनत करिए और सही डायरेक्शन में करिए। आप क्या बोलिएगा हर टाइप के बच्चों के लिए, चाहे सेक्टर कुछ भी हो, जूनियर सीनियर सभी के लिए? जी, हर बच्चों के लिए ये अपने जीवन में अमल लाना चाहिए कि हमको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो एक जिद पाल के रखें और जिस चीज़ के लिए वो करना चाहते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, यदि बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करें, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करें और उसी चीज़ के लिए करें। ये नहीं कि हम 5 साल 5 में पढ़ें, फिर 6 से 8 चले गए बिजनेस संभाल लें, फिर 8 से 9 10 में चले गए। कोई एक कार्य चुनिए और उस पर जी जान लगा दीजिए। देखिए, इसका कहने का मतलब ये था, जो ग्रामीण परिवेश में हम लोग देखते हैं, कभी कभी छोटे बच्चों को भी कहीं कहीं 5 6 में पढ़ते हैं, कभी कभी उसको बीच में दुकान पर भी बैठाया जाता है जी, पिताजी कभी कभी कुछ देर 4 घंटा 5 घंटा दुकान पर ही बैठाने लगे। छोटे बच्चे जो है किसी दिन स्कूल को छोड़कर कभी कभी खेत पर भी चले जाते हैं। ठीक है, परिस्थिति वस्तु अलग विषय है, लेकिन जानबूझ के यदि बार बार ऐसी गलती हो रही है तो उसको उसके जो शिक्षा में, ये बेहतर शिक्षा में ये बाधा हो सकता है। तो अंत में बस इन बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा, या इनके जैसे बच्चों के लिए जिनके यहाँ आर्थिक कष्ट के बाद भी वो शिक्षा में से ही वो अपने को धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और फिर मिलाऊंगा 2-4 साल के बाद मिलाऊंगा आप लोगों को, मैं रेगुलर ही, मतलब हमेशा तो ये लोग आते रहते, लेकिन जब पता चलेगा, कभी इस लोग का 25-30 लाख पैकेज हो गया, कभी पता चलेगा कि ये फॉरेन में है और फॉरेन की बड़ी कंपनियों में करोड़ों कमा रहे हैं। अभी तो इस उम्र में 21 साल 22 साल की उम्र में इन लोग को ट्रेनिंग में ही ये जो इज्जत शोहरत सम्मान मिलने जा रहा है, तो इनके लिए बस यही मैं बोलूंगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि नहीं होता है कि मेरे पास जल्दी हार मान जाता है कि मैं छोटे शहर का हूं तो मैं बड़ी सोच नहीं देख सकता हूं, गांव का हूं, कोई भी देख सकता है। तो उन बच्चों के लिए मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। धन्यवाद।